अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द स्टडी कॉर्नर। तो आज के इस वीडियो में हम विलियम वर्ड्सवर्थ की बहुत ही ज़्यादा फेमस ओड को डिस्कस करने वाले हैं, जो है ऑड टू एन इंटीमेंशन ऑफ इमोरलिटी, जो इसकी रिकलेक्शन जो है अर्ली चाइल्डहुड उससे हमने ली है। तो इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया था, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन बटन, ताकि इस तरह की जो भी वीडियोज़ हम आप तक पहुँच जाएँ। तो आइए इसका पार्ट 2 हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें स्टैंजा वाइज जो है एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो हम 6 जो स्टैंजा है उससे हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम 6 स्टैंजा को देखते हैं। अर्थ फिल्स हर लैप विथ प्लेजर ऑफ हर ओन। तो यहाँ पर इस फर्स्ट लाइन में कहा गया है कि अर्थ जो है, हमारी जो ज़मीन है, उसने अपना जितना भी दामन है वो प्लेजर के साथ जो है वो भर लिया है। yearnings she hath in her own natural kind and even with something of a mother's mind and no unworthy aim। तो इसमें जो है नेचुरल जो चीज़ें हैं उनके बारे में बात की गई है, जिस तरह मदर का माइंड होता है, इस तरह कुछ समथिंग जो है इसमें बात की गई है। द होमली नर्स डॉथ all she can to make her foster child her inmate main forget the glories he had known and the imperial place whence he come। तो ये है इसका टेक्स्ट। इसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। द सिक्स्थ स्टेंजा इज क्लोजर इन लेंथ टू स्टेंजा 1 एंड 2। जो हमने स्टेंजा 1 और 2 डिस्कस किया था, जिसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वो स्टेंजा जो है, ये जो स्टेंजा 6 है वो उनकी लेंथ के बराबर है। इन इट वर्ड्सवर्थ ड्रॉन अटेंशन टू द अर्थ एंड हाउ इट वर्ड्स एज द मदर ऑफ ह्यूमन काइंड। तो विलियम वर्ड्सवर्थ ने इस स्टेंजा के अंदर जो जितनी भी अपनी अटेंशन है वो अर्थ की तरफ जो है वो डाइवर्ट कर दी है, और कहा है कि हाउ इट वर्ड्स एज अ मदर टू ह्यूमन काइंड, किस तरीके से ये ह्यूमन काइंड की मतलब एज अ मदर जो है वो दिखाया गया है। इट हैज़ समथिंग ऑफ मदर माइंड, इसमें कुछ ऐसा है जिस तरह माँ के माइंड में होता है। एज इट फिल इट्स लैम्प विद द प्लेजर, जिस तरह इसने अपना जितना भी दामन है वो प्लेजर से जो है वो भर लिया है। द अर्थ इज़ प्योर इन इट्स परसुएड, अर्थ जो है वो बिल्कुल क्या है, प्योर है, शफाफ है। एंड नन ऑफ इट्स एम आर अनवर्थी, और इसका कोई भी एम जो है वो अनवर्थी नहीं है। इन एडिशन टू बीइंग अ मदर, अगर इसमें हम कहें कि बीइंग अ मदर, एज अ मदर द अर्थ इज़ ऑल अ नर्स टू ह्यूमनिटी, जितना भी ये हमारा अर्थ है, हमारी ज़मीन है, ये हमारी ह्यूमनिटी के लिए एज अ नर्स जो है वो काम करता है। एज यू ऑल नो कि नर्स का क्या काम होता है, तो इसी तरीके से इसने जो अर्थ है उसे जो है नर्स से जो वो कंपेयर किया है। शी डज़ ऑल शी कैन टू मेक हर फॉस्टर चाइल्ड, वो अपने बच्चे को, यहाँ पर फॉस्टर चाइल्ड का मतलब है जिस तरह जो नर्स किसी बच्चे की देखभाल करती है, इस तरीके से जो है वो उससे जितना होता है वो कर सकती है। इस तरीके से अर्थ भी जो है वो हमारे लिए इस तरह का जो है करता है। हर इनमेट मैन फॉरगेट हेवन ऑफ द प्री बर्थ टाइम, it is the best the nurse earth thing for the humankind to forget about the imperial place where they come from। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बात की गई है कि जब हम अर्थ पर यहाँ पर रहते हैं तो वो इस तरीके से हमारा नर्स की तरह देखभाल हमारी यहाँ पर होती है कि जैसे हम लोग हेवनली जो चीज़ें उनको, इम्पीरियल प्लेसेस जो हैं उन्हें भूल जाते हैं जब हम यहाँ पर आते हैं। तो यहाँ पर ओवरऑल जो है, यहाँ पर वर्ड्सवर्थ ने जो है सारा अपना अटेंशन जो है वो कहाँ पर रख दिया है, अर्थ के ऊपर। तो इस स्टैंजा में ओवरऑल जो है वो अर्थ के ऊपर जो है वो बात की गई है। नेक्स्ट स्टैंजा हमारा है स्टैंजा नंबर 7, जो कि काफ़ी लॉन्ग स्टैंजा है, इसलिए हमने इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो अभी हम पार्ट 1 इसका पढ़ते हैं। Behold the child among his newborn bliss, a 6 years darling of a pygmy size, see where's mid work of his own hand he lies, petted by sallies of his mother's kisses, with light upon him from his father's eyes, see at his feet some like little plain of chart, some fragment from his dream of human life, shaped by himself with newly learned art, a wedding or a festival, a mourning or funeral, and this hath now his heart, and unto his ही फ्रेम हिज सॉन्ग। तो इस स्टैंजा में ओवरऑल जो बात की गई है वो न्यू बॉर्न बेबीज़ के बारे में बात की गई है, उसके ब्लेसेस के बारे में बात की गई है, उसके अलावा मदर के बारे में बात की गई है, फादर के बारे में बात की गई है। तो इसमें जो ओवरऑल है वो इस चीज़ों के बारे में, वेडिंग के बारे में, फेस्टिवल्स के बारे में, और जो है गमज़दा मॉर्निंग के बारे में बात की गई है। तो इन चीज़ों के बारे में इसमें बात की गई है स्टैंजा नंबर 7 में। तो ये हाफ स्टैंजा है, इसकी हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं।
इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेवन्थ स्टैंजा द स्पीकर इंट्रोड्यूसेस अ यंग बॉय। अब इसमें जो है सेवन स्टैंजा में जो है स्पीकर जो है उसने यंग बॉय को इंट्रोड्यूस किया है। ही एक्सक्लेम्स ओवर दिस चाइल्ड हु इज़ ओनली 6 years ओल्ड। इसमें बताया गया कि वो जो चाइल्ड है वो किसने 6 year ओल्ड है एंड ऑफ अ पिग्मी साइज, और इतना छोटा है इन रिलेशन टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इस पूरी दुनिया में जितने भी मतलब जो भी लोग हैं, जितने भी क्रिएचर्स हैं, उन सब से इतना छोटा है। द नेक्स्ट लाइन एक्सप्लोर द रिलेशनशिप द चाइल्ड हैज़ विथ हिज फैमिली। अब जिस तरह मैंने पीछे आपको मदर फादर के बारे में बताया था और वेडिंग और इन चीज़ों के बारे में बताया था, तो इसमें क्या है कि नेक्स्ट लाइन में जो है स्पीकर जो उसने उस बच्चे का रिलेशनशिप बताया क्या है उसकी फैमिली मेम्बर के साथ। ही लर्न टू लव हर, ही इज़ केयर्ड फॉर एंड ही इज़ टॉट हाउ टू एक्ट बाय हिज मदर एंड फादर। तो उसे जो है वो सिखाया जाता है दैट हाउ टू लव, किस तरीके से प्यार से रहना है, ही इज़ केयर्ड फॉर, और किस तरीके से एक्ट करना है अपने मदर और फादर से। द बॉय इमिटेट विथ इट्स गोइंग टू बी लाइक टू ग्रो ओल्डर एंड चार्ड। और इसी तरीके से जो बच्चा है वो सीखते सीखते जो है वो बड़ा होता है। अ वेडिंग और अ फेस्टिवल एंड सो ऑन, और फिर उसके लाइफ में जो है इस तरीके के वेडिंग आते हैं, फेस्टिवल्स आते हैं और इस तरह के और ज़्यादा जो है फेस्टिवल्स आते हैं। द बॉय इज शेप्ड बाय देयर इन्फ्लुएंस, और जो बॉय है यहाँ पर जो है स्पेसिफिकली बॉय की बात की गई है, नॉट एज अ चाइल्ड। चाइल्ड में जो है गर्ल भी आ जाती है, लेकिन यहाँ पर स्पेसिफिकली जो है स्पीकर ने बॉय की बात की है। तो द बॉय इज शेप्ड बाय देयर इन्फ्लुएंस, तो उसके जो शेप है वो उसी के जो है इन्फ्लुएंस से होता है। स्टैंजा नंबर 7 के पार्ट 2 पर आते हैं। देन विल ही फिट हिज टंग टू डायलॉग ऑफ बिजनेस लव और स्ट्राइव्स, but it will not along ere this be thrown aside, and with new joy and pride the little actor cons another part, filling from time to time his humorous stage with all the person down to placid age that life brings with her in her equipage, as if his whole vocation were endless imitations। अब स्टैंजा 7 के पार्ट 2 में जो स्पीकर है उसने जो है ओवरऑल जो है यहाँ पर उस बॉय जो हमने पार्ट 1 में बॉय के बारे में पढ़ा, उसके अब जो है यहाँ पर उसके रोल के बारे में बताया गया कि बॉय का क्या रोल होता है, उसके स्टेजेस कौन से होते हैं, उसके लाइफ में किन किन स्टेजेस से वो आगे गुजरता है। तो इसके बारे में जो है स्टैंजा नंबर 7 के पार्ट 2 में हम डिस्कस कर रहे हैं। दीज लाइन कास्ट द वर्ल्ड एज अ शेक्सपियर्स वुड हैव सेड एज अ स्टेज। जिस तरह शेक्सपियर ने जो है स्टेजेस बताए थे, 7 स्टेजेस ऑफ मेन, इस तरीके से ये लाइंस जो हैं इसमें शेक्सपियर का अक्स नज़र आता है। द बॉय इमेजिन दैट देयर आर वेरियस रोल टू फिल एंड ही कैन फिल देम बाय लर्निंग द डायलॉग ऑफ बिजनेस लव और स्ट्रिप। अब जो एक बॉय होता है, एक लड़का होता है, उसे जो है उसके जो है काफ़ी ज़्यादा वेरियस जो है वो ज़िंदगी में रोल होते हैं, वो हर उन रोल को जो है वो क्या करता है, अदा करता है, किस तरीके से अपने डायलॉग ऑफ बिजनेस से, लव से और स्ट्राइव से। बट बिफोर लॉन्ग ही विल चेंज हिज माइंड एंड ही विल कॉन अनदर पार्ट। और मतलब अपने दूसरे पार्ट में, अपने दूसरे रोल में आने से पहले जो है द स्पीकर वांट टू नो वाई दिस चाइल्ड इज़ चूजिंग टू ग्रो अप एंड कास्ट असाइड द जॉय ऑफ योर। क्यों एक बच्चा जो है, एक चाइल्ड जो है वो चूज़ किया जाता है बड़े होने के लिए उसकी कास्ट साइड से और उसके जॉय से, उसके यूथ से। वाई वुड वन वॉन्ट टू इंगेज इन एंडलेस इमिटेशन, क्यों जो है वो एक जो है वो इंगेज रहता है, उसकी इमिटेशंस की कोई लिमिट नहीं होती, क्यों ऐसा होता है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चनिंग भी अराइज हो रही है, स्पीकर जो है उसने क्वेश्चनिंग भी की है और इसमें जो है वेरियस जो हैं वो रोल बताए गए हैं बच्चे के बारे में। अब आते हैं हम स्टैंजा नंबर 8 के ऊपर। स्टैंजा नंबर 7 की तरह स्टैंजा नंबर 8 जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग है, तो इसलिए हमने इसे 8 जो है 2 पार्ट्स में हमने इसे डिवाइड कर दिया। तो फर्स्ट पार्ट हम रीड करते हैं। दो हुज एक्सटीरियर इज रिजेम्बलेंस डॉट प्ले the soul immensity, thou best philosopher who yet dost keep thy heritage, though I among the blind that deep and silent read the eternal deep, hunted forever by the eternal mind, mighty prophets sere blessed, on whom those trusts do rest, which we are toiling all our life to find in darkness last, the darkness of the grave, though over whom the immortality brood like the day, a master over slave, a presence which is not to be put by।
तो जिस तरह हमने ये टेक्स्ट पढ़ा है एट स्टेंजा का, इसमें भी जो है वो बात की गई है उसी बॉय के बारे में कि वो बॉय जो है वो एड्रेस कर रहा है अब कि क्या वो फ़िलासफ़र है, द दो बेस्ट फ़िलासफ़र, क्या वो फ़िलासफ़र है या फिर उसने जो है उसका कोई इटर्नल माइंड है, ठीक है, या वो माइट प्रॉफिट या वो प्रॉफिट है। तो इसमें जो है वो बॉय जो है वो अलग अलग चीज़ों को वो एड्रेस कर रहा है। तो इसकी हम डिटेल एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। इन 8 स्टैंजा द स्पीकर कंटिन्यू टू डिस्कस द बॉय। यहाँ पर भी जो है बॉय को डिस्कस किया जा रहा है। ही एड्रेसेस हिम एज इफ़ ही इज़ अ प्रॉफिट ऑफ सम काइंड ऑफ फिलोसोफर। तो वहाँ पर ये एड्रेस कर रहा है कि क्या वो बॉय जो है ये किसी प्रॉफिट का काइंड है या एक फिलोसोफर है। इट इज़ ओनली दिस बॉय एंड बाय डिफ़ॉल्ट दोज ऑफ दिस एज। ये सिर्फ़ और सिर्फ एक ये बॉय ही होता है जिसके जो हैं इस तरह के जो हैं एजेस होती हैं that have access to those truth जो उन सच्चाइयों तक पहुँचती हैं। He could tap into the heaven of his birth if he close to a fact the speaker is trying to get across to him। तो ये जो है ये heaven को जो है heavenly birth जो है इसको टैप किया जा रहा है, उसके फैक्ट को बताया जा रहा है। Those who are older or trying to find that time before birth in which everything was illuminated। ये वो हैं जो कि बड़े होते हैं, ओल्डर होते हैं और देन जो है वो फाइंड आउट करते हैं जो उनकी बर्थ से पहले जो चीज़ें हो चुकी हैं उनको। तो यहाँ पर जो है ओवरऑल जो है वो उस बच्चे के बारे में जो है बात की गई है। पार्ट नंबर 2 पर आते हैं। दो लिटिल चाइल्ड, अब इसमें भी चाइल्ड के बारे में बात की। येट ग्लोरियस इन द माइट ऑफ हेवन बॉर्न फ्रीडम ऑन द बिंग हाइट। Why with such earnest pain does thou provoke the ears to bring the inevitable yoke, thus blindly with the blessedness at strive? Full soon this soul shall have her earthly fright, and custom lie upon thee with a weight heavy as frost and deep almost as a life। इस 8 स्टैंजा के पार्ट 2 में भी ओवरऑल जो है वो स्पीकर जो है वो उस चाइल्ड को ही एड्रेस कर रहा है। वो कह रहा है कि क्यों जो है एक बच्चा जो है वो जल्दी से बड़ा हो जाता है, क्यों वो बड़ा हो जाता है और उसके जो लाइफ में जो है इस तरह के अर्नेस्ट पेन जो है वो प्रोवोक होते हैं। ठीक है, उसके जितने भी वो जिस तरह से बड़ा होता है, फुल सून द सोल शेल हैव अर्दी, मतलब जिस तरीके से वो बड़ा होता जाता है तो उसकी लाइफ से वो जॉय, वो खुशियाँ क्या होती हैं, सब गायब होती जाती हैं। और एंड में जो है स्पीकर जो अपनी सोल को जो है वो अर्थ के साथ जो है वेट कर रहा है। तो आइए अब इसका एक्सप्लेनेशन रीड करते हैं। इन द सेकंड हाफ ऑफ द 8 स्टैंजा द स्पीकर्स कंटिन्यू टू एड्रेस द चाइल्ड। यहाँ पर भी एड्रेस कर रहा है चाइल्ड को। आस्क वाई ही इज़ ट्राइंग टू ग्रो अप सो क्विकली, क्यों वो जल्दी से बड़ा हो जाता है। वाई ही सेड आर यू ट्राइंग टू प्रोवोक पेन एंड ब्राइट अबाउट द इनविटेबल योग। कह रही यहाँ पे क्वेश्चनिंग की जा रही है कि वाई ही स्टेट, क्यों उसके जो ये स्टेट्स हैं, आर यू ट्राइंग टू प्रोवोक पेन, क्या आप अपने पेन को प्रोवोक कर रहे हैं, एंड ब्रिंग अबाउट द इनविटेबल योग, यहाँ पर क्वेश्चनिंग की जा रही है। इट इज़ गोइंग टू बी वेरी सून, ये बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी होता जा रहा है। इन विच द चाइल्ड इज़ कम्प्लीटली लॉसेस एक्सेस टू द जॉय ऑफ द वर्ल्ड, जिसमें क्या होता है कि जल्दी जल्दी बड़े होने से जो बच्चा है, जो चाइल्ड है या जो बॉय है, उसकी जो ज़िंदगी में इस दुनिया में जितनी भी उसकी खुशियाँ हैं, जॉय हैं, वो क्या है, कम्प्लीटली वो अपना खोता जाता है। एंड द स्पीकर इज़ ट्राइंग टू वार्म हिम ऑफ दैट, और अपना वो जो स्पीकर है वो अपने आप को उसके साथ जो है वो वार्न कर रहा है। द सोल, हिज सोल इज़ गोइंग टू हैव द वेट ऑफ द वर्ल्ड, और वो अपनी सोल को जो है उसके इस दुनिया के जो वज़न है उसके साथ जो है वो नाप रहा है। तो यहाँ पर भी जो है स्टेंजा नंबर 8 में भी जो है वो ओवरऑल जो है बच्चे के बारे में बात की गई है। नाउ हम आते हैं स्टेंजा नंबर 9 के ऊपर। स्टेंजा नंबर 9 जो है बहुत ज़्यादा जो है लॉन्ग स्टेंजा है, इसलिए हमने इस स्टेंजा को 3 पार्ट्स में अब डिवाइड कर दिया। फर्स्ट पार्ट हम ये रीड करते हैं। ओ जॉय दैट इज़ आवर एम्ब्रेस इज़ समथिंग दैट डॉथ लाइव दैट नेचर येट रिमेंबर्स व्हाट वाज सो फॉरगेटिव द थॉट ऑफ आवर पास्ट वेयर्स इन मी डॉथ ब्रेस्ट perpetual benediction, not indeed for that which is most worthy to be blessed. Delight and liberty, the simple creed of childhood, whether busy or at rest. With new fledged upon hope still fluttering in his breast, not for those I rise, the song of thanks and praise, but for those obstinate questioning of sense and outward wings falling from us vanishing। अब ये जो लाइन्स हैं स्टैंजा नंबर 9 की, इसमें जो है स्पीकर ने ओवरऑल जो है वो पास्ट के बारे में बताया है। यहाँ पर क्या है कि स्पीकर जो अपने पास्ट को जो है वो याद कर रहा है और सोच रहा है कि क्या तो उस पास्ट में जो चीज़ें थी अब वो चीज़ें नहीं रही हैं। ठीक है, जिस तरह हमने
फर्स्ट में जो मैंने आपको बताया था कि इस जो पोएम है इसकी थीम ही क्या है, पास्ट के और प्रेजेंट के, करंट के बारे में, ये जो है इसमें जो है वो इसके बारे में जो स्पीकर है वो बात कर रहा है। तो इस स्टेंजा में भी स्पीकर जो है वो पास्ट के बारे में बात कर रहा है कि पास्ट में जो नेचर था, तो जो प्लेजर था, अब वो नहीं रहा है। ठीक है, तो इसमें ओवरऑल जो है इस चीज़ के बारे में बात की गई। आइए अब हम इसकी स्टेंजा जो है इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन को डिस्कस करते हैं। In the first portion of the 19th stanza, which is the longest of poem with 39 lines, ये 39 lines पर मुश्तमिल है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग स्टेंजा कहा जाता है। The speaker make a statement of intent, he thinks of the past। अब इसमें जो है स्पीकर जो है वो पास्ट के बारे में बात कर रहा है, that which he has lost, जो चीज़ें उसने अपने गवा दी हैं। And now he intended to move forward, और अब जो है वो आगे बढ़ना चाह रहा है। His past is remembered in nature, इसका पास्ट जो है वो इस नेचर में जो है वो याद रहा है। एंड ही कैन टेक प्लेजर इन फैक्ट दैट इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी केस, तो जितना भी उसका प्लेजर है वो उस नेचर से ले रहा है, क्योंकि उसके जो इस नेचर है इस दुनिया में, उसमें जो भी उसका पास्ट है वो समाया हुआ है। तो इस नेचर से जो है वो अभी जो है वो अपना प्लेजर जो है इससे लिए जा रहा है, जो स्पीकर है। तो यहाँ पे स्पीकर की बात की गई है। अब आते हैं हम इसके पार्ट 2 की तरफ। Blank misgiving of creature, moving about in world so realized, high instinct before which our moral nature did tremble like a guilty thing surprised. But for those first affection, those showery recollection, which they what they may, are yet the fountain light of all our day, are yet a master light of all our seeing, uphold us, cherish, and have power to make our noisy ears seem moment in the being of the eternal silence, truth that wake to prevish never। तो इस हाफ स्टेंजा में भी, स्टेंजा नंबर 9 के हाफ पार्ट में भी जो है जो स्पीकर है वो ओवरऑल जो है वो बात कर रहा है पास्ट के बारे में। वो कह रहा है कि वो इस करंट टाइम में भी उस पास्ट को क्या कर रहा है, सेलिब्रेट कर रहा है। वो कह रहा है कि यहाँ पर अभी तक आर येट द फाउंटेन लाइट ऑफ ऑल आवर डे, हमारे सारे दिन में वो फाउंटेन लाइट हैं, वो मास्टर लाइट्स हैं जो हम देख रहे हैं, और हमारे पास्ट में जितनी भी चीज़ें हो गई हैं वो अभी भी जो है उसे जो वो याद कर रहा है, उसे सेलिब्रेट कर रहा है। तो यहाँ पर जो ओवरऑल जो है वो नेचर और जो है अपने पास्ट के बारे में जो है वो बताया गया है। तो आइए इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। In the second half of his stanza, he retried much of what he said previously। अब ये जो इसने प्रीवियसली जो कहा है उसके बारे में जो ये बताया जा रहा है। ही सेलिब्रेट इन द रिकलेक्शन ऑफ द पास्ट, ये अपने पास्ट की जो रिकलेक्शन है उससे सेलिब्रेट कर रहा है। दे आर द फाउंटेन लाइट ऑफ ऑल आवर डे, यहाँ पर फाउंटेन लाइट है, एंड द मास्टर लाइट ऑफ आवर सीइंग, दैट विच वी रिमेंबर फ्रॉम आवर यूथ डायटेक्ट अस वी एज। तो यहाँ पर हम जिस तरह एज में हमारी बढ़ रही है तो हम उसे याद करके, रिमेंबर करके जो है हम उसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। इट इज़ ओनली थ्रू द मेमोरी ऑफ यूथ दैट आवर ओल्ड एज इज़ मेड टू सीम ब्यूटीफुल। कह रहा है कि यहाँ पर ये सिर्फ़ और सिर्फ जो हमारी ये आज की एज, जो हमारी ओल्डर एज जो है वो हमारी ब्यूटीफुल है। वो किस लिए है, इसका रीज़न क्या है, इसके बिहाइंड कि हमारी जो यूथ की, हमारी जो जवानी की जो भी मेमोरीज़ हैं, जो भी हमारी मेमोरीज़ हैं, उसको लेके, उसी की वजह है वो, ये वही वजह है जिसकी वजह से हमारी जो आज की ओल्ड लाइफ है, जो हमारी बुढ़ापे की जो लाइफ है वो ब्यूटीफुल है। अब हम आते हैं स्टेंजा नंबर 9 के पार्ट 3 की तरफ। ठीक है। Which neither lightness nor an endeavor, nor man nor bay, nor all that is at intimacy with joy, can utterly abolish or destroy. Hence, in a season of calm weather, though inhaled for we be, our souls have sight of that immortal sea which brought us hither, can in a moment travel hither, and see the children support upon the shore, and hear the mighty waters rolling evermore। तो इस स्टैंजा में जो स्पीकर है वो ओवरऑल जो है उस बॉय के बारे में बात कर रहा है, और उसी के बारे में बता रहा है कि ये सब चीज़ें जो हैं वो उसे अबॉलिश और डिस्ट्रॉय कर देती हैं। कोई सीज़न, कोई वेदर जो है कुछ भी मैटर नहीं करता है यहाँ पर। दो इन एलैंड फॉर वी बी, आवर सोल्स हैव माइट साइट ऑफ द इमॉर्टल सी, हमारे जो सोल्स हैं वो क्या है, इमॉर्टल सी की कोई एक साइट है। तो यहाँ पर जो ओवरऑल है वो इसी के बारे में बात की जा रही है। इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं हम। इन देर इज़ नथिंग द स्पीकर एट इन द लास्ट पोर्शन ऑफ द लॉन्ग स्टैंजा दैट कैन अबॉलिश और डिस्ट्रॉय हिज यूथ। ये जो चीज़ें ये उस यूथ को जो है पूरी तरह जो है वो डिस्ट्रॉय अबॉलिश कर सकती हैं। इट एग्जिस्ट इटर्नली नो मैटर वॉट द सीजन और डिफ़िकल्टी ऑफ द प्रेजेंट। ये जो है ये एग्जिस्ट करती हैं, हर किसी के लाइफ में एग्जिस्ट करती हैं, कोई मैटर नहीं पड़ता, कोई
मतलब नहीं होता कि भले सीज़न कैसा हो, डिफ़िकल्ट हो या प्रेजेंट में, नो मैटर ही हैड्स how far invalid we may be, there is a connection to the pre-life world of heaven। यहाँ पर क्या होता है कि हमारा कोई ना कोई कनेक्शन होता है हमारी प्री लाइफ का हेवन के साथ। The immortal sea is the insight that brought us hither to life on the earth। तो यही जो immortal sea है ये क्या है, हमारी जो लाइफ, जो अर्थ के ऊपर जो हमारी लाइफ है इसकी एक साइट है, ठीक है। तो यहाँ पर ओवरऑल इसके बारे में बात की जा रही है। अब हम आते हैं स्टेंजा नंबर 10 के ऊपर। Then sing ye birds, sing song, a joyous song, and let the young lamb born as to the tabor sound, we in thought will joy your throng. You that pipe and ye that play, ye that throw our hearts today, feel the gladness of May. What though the radiance which was once so bright be now forever taken from my sight, though nothing can bright back to our honor of splendor in the grass of glory in the flower। अभी जो 10th स्टैंजा है आप यहाँ पर ये देख रहे हैं इससे टेक्स्ट को पढ़ने से कि ये जो है ये हमारे प्रीवियस स्टैंजा जो फर्स्ट पार्ट में हमने शायद सेकंड या थर्ड स्टैंजा उससे ये काफ़ी ज़्यादा रिजेंबल करता है, ठीक है। उसमें भी यही बात की गई थी कि बर्ड के जो जॉयस सॉन्ग है जो वो सिंग करती है खुशियों वाला, और जो लैम्प जो है वो जो जिस तरह शीप होती है जो क्रिश्चियनिटी में, वो जो है वो टेबर साउंड पर जो है वो बाउंड होती है, डांस करती है, जंप करती है। और जो ये सारी चीज़ें हैं, मई का महीना जो है उसके दिल को जो है वो पूरी तरीके से खुशियों से भर देता है। बिकॉज मई का महीना क्या है यहाँ पर जो है उसका इंडिकेट करता है बाहर के मौसम को। तो यहाँ पर ओवरऑल जो है इस चीज़ के बारे में बात की गई है। तो आइए इसकी जो है डिटेल एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। इन अ रिपीटेशन ऑफ हाउ ही एड्रेस द शेपर्ड बॉय अर्लियर ऑन इन हिज पोएम। अब यहाँ पर क्या रिपीटेशन है, जिसने मैं आपको बताया ना कि पहले जो पार्ट 1 है उसमें भी एक स्टेंजा में जो है वो एड्रेस कर रहा है एक शेफर्ड बॉय को। तो यहाँ पर भी इसी तरीके से यह इसी बॉय को जो है रिपीटेशन में जो है एड्रेस कर रहा है। ही आस्क्स द बर्ड टू सिंग, वो पूछ रहा है बर्ड से कि जो वो गा रही है, ऑल्सो ब्रिंग बैक इन द इमेज ऑफ द लैम्प बाउंडिंग एंड द ड्रम साउंड। तो वो बिल्कुल जो है वो बैक में जा रहा है और उसकी इमेज जो है वो क्रिएट हो रही है किस तरीके से जो लैम्प है जो शीप है वो किस तरीके से ड्रम के साउंड पर जो है वो जंप करती है, बाउंडिंग होती है। दीज लाइन्स आर क्विट इवनली राइम्ड, ये जो है राइमिंग जो है लाइन्स हैं। प्लेइंग इनटू द जॉय द स्पीकर फील, ये इस तरीके से जो है स्पीकर जो है से बिल्कुल खुशी की तरह जो है इसे जो है फील कर रहा है। ही वॉन्ट ऑल क्रिएचर अराउंड हिम टू पार्टिसिपेट इन हिज जॉय, वो चाहता है जो स्पीकर है वो चाहता है कि जितने भी क्रिएचर उसके इर्द गिर्द हैं वो सब उसकी खुशी में जो हैं वो शामिल हों। टू फील द ग्लेडनेस ऑफ मई, और उस मई की उस बहार की जो ग्लेडनेस है उसको फील करें। ही इज़ क्लियरली इनक्रेडिबली एक्साइटेड बाय दिस रियलाइजेशन ऑफ ही हैज़ कम टू, और ये जो है बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है कि जो चीज़ें उसकी जो है लाइफ में आ रही हैं। तो यहाँ पर जो सिंपली जो है अपनी खुशियों की वो बात कर रहा है। We will grieve not, rather find strength in what remain behind, in the primal sympathy which have been must never be, in the shooting thought that spring out of human suffering, in the faith that look through death, in ears that bring the philosophic mind। अब यहाँ पर डेथ के बारे में बात की गई है, डेथ को इंडिकेट किया गया है, ह्यूमन सफरिंग को इंडिकेट किया गया है, और हमारे सूथिंग थॉट और स्प्रिंग को जो है आपस में कनेक्ट किया गया है। तो इसकी जो डिटेल एक्सप्लेनेशन है वो हम आगे पढ़ लेते हैं। द स्पीकर नोज नाउ दैट ही कैन take comfort in the past in primarily sympathy, it happens so it cannot be undone। यहाँ पर जो है स्पीकर जो है वो comfort लेना चाह रहा है अपने पास्ट से, ठीक है। it happens so it cannot be undone, जो अभी तक नहीं हो सका। इट विल ऑलवेज एग्जिस्ट इन मेमोरी, यहाँ पर क्या है कि अभी भी करंट टाइम में भी स्पीकर के माइंड में जो है वो मेमोरी जो है वो अभी तक है। Anaphora in this last line of the 10th stanza help paint a clear picture of the speaker thought। इस 10th stanza में जो भी स्पीकर के जो माइंड में जो भी थॉट वगैरह उसके क्लियर पिक्चर को क्रिएट कर रहा है। ही सेलिब्रेट इन द सूथिंग थॉट, वो जो है सूथिंग थॉट जो होते हैं स्मूथली थॉट उनको सेलिब्रेट कर रहा है। दैट फेथ एग्जिस्ट थ्रू दैट एंड ईयर ब्रिंग द फिलोसफिक माइंड, और ये जो फेथ है कि जो है डेथ एग्जिस्ट करती है हमारे अंदर, ये फिलोसफिकल माइंड का है। एंड स्प्रिंग विल कम आउट ऑफ सफरिंग, और हमेशा हर सफ़र जो है हर जो सफरिंग के बाद क्या स्प्रिंग आती है। इसको अगर हम देखें तो इसकी मीनिंग ये निकलती है यहाँ पर कि हर दुख के बाद जो है वो सुख आता है, या हर बैड टाइम के बाद जो है गुड टाइम, एक रिलीफिंग टाइम जो आता है। तो यहाँ पर ओवरऑल जो है इस लाइन का ये मतलब निकलता है। The last stanza, stanza number 11. And you, ye fountain, meadows, hill, the glues, forbid not any serving of her loves।
Yet in my heart of heart, ye feel might I may have relegance me delight to live beneath your more habitual way. I love the brook which down their channel freed, ever more than when I tripped lightly as they. The innocent brightness of new born day is lovely sweet. The clouds that gather round the setting sun do take a solar colouring from an eye that hath keep which watch over men mortality. Another race being hath, and other palms are on. Thanks to the human heart by which we live, thanks to the tridermis its joy and fears. To me the meanest flower of the blows can give thought that do often lie too deep फॉर टीयर्स. अब यहाँ पर जो स्टेंजा नंबर 11, ये सारा कंक्लूडिंग स्टेंजा जो हमने अभी तक 10 स्टेंजास पढ़े उनको कंक्लूड करके इस स्टेंजा में जो बताया जा रहा है उसी चीज़ों को रिपीट किया जा रहा है. मिडोज़ को, हिल्स को, ग्रूव्स को और जितने भी जो खुशियों वाली चीज़ें उनको जो है मतलब ओवरऑल जितने भी स्टेंजा उनको जो है कंक्लूड करके हमें इस स्टेंजा में बताया जा रहा है. इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. The final stanza of Odd Intimation of Immortality from Recognition of Early Childhood begin with an address to the landscape. यहाँ पर जो है लैंडस्केप को एड्रेस किया जा रहा है. He feels the might of these places, love for them for it. यहाँ पर जो है वो कह रहा है कि वो फील कर सकता है कि ये प्लेसेस जो हैं ये जो है लव उसके जो है लव प्रोवाइड कर रहे हैं. ही नोज़ नाउ सो मच मोर देन ही डिड एज अ चाइल्ड. ये अभी इतना जानता है जितना वो बच्चे होते हुए भी नहीं जानता था. व्हेन ही वाज यंग, जब वो यंग था, 6 ईयर ओल्ड, जब वो 6 ईयर ओल्ड था इन प्रीवियस स्टेंजा, ही बिलीव्ड हिमसेल्फ इमॉर्टल. वो अपने आप को इमॉर्टल जो है बिलीव करता था और एट लीस्ट दैट्स हाउ ही फील. और इस तरीके से वो जो जितना भी होता था वो उसी तरीके से वो फील करता था. इट वॉज एज दो ही कुड पुश पास यूथ एंड अडल्टहुड वुड बी बेटर एंड फॉर एवर. जब वो यंग था तो ये समझता था कि जो अडल्टहुड है और जो यूथ है वो क्या है, बेटर है दूसरों से. ही इज़ स्मार्टर देन दैट नाउ एंड टेक जॉय इन द मॉर्टलिटी. अब वो क्या है, ही इज़ स्मार्टर, वो स्मार्टर है और वो जो है हर जो जॉय हर जो खुशी है उसको उठा सकता है. ही नोज ही इज़ गोइंग टू डाई एंड दैट ही मस्ट एक्सेप्ट द लव इन ह्यूमन हार्ट. और वो जानता है कि वो जो है मरने वाला है, बिकॉज हर इंसान को ये पता है कि वो एक दिन मरेगा. तो उसे पता है कि वो मरने वाला है एंड दैट ही मस्ट एक्सेप्ट एंड लव हिज ह्यूमन हार्ट. तो वो क्या है, हर लव को क्या है अपने हार्ट में जो है एक्सेप्ट करता है. द स्पीकर लव नेचर ऑल द मोर बिकॉज ही नोज़ ही वॉन्ट लास्ट विद इन इट फॉर एवर. अब स्पीकर जो है वो सबसे ज़्यादा जो इसमें लव है इस पोएम में वो नेचर से क्यों करता है, क्योंकि वो जानता है कि वो ये नेचर उसे कभी भी नहीं छोड़ेगी. द लास्ट लाइन आर अ लवली कंक्लूजन टू दिस पीस एंड ब्रिंग हिम फाइनली द जॉय ही वॉज इनिशियली लुकिंग फॉर. जो लास्ट लाइन है इस स्टैंजा की वो जो कंक्लूडिंग पार्ट है जिसमें वो बताया जा रहा है द मीनेस्ट और स्मॉलेस्ट एंड लीस्ट सिग्निफिकेंट फ्लावर एंड स्टिर अप इन हिम डीप एंड मूविंग थॉट. अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि यहाँ पे एक फ्लावर का जो है एग्जांपल दिया जा रहा है कि एक सबसे छोटा लीस्ट जो एक सिग्निफिकेंट फ्लावर है वो इस तरीके से ऊपर होता है, जिस तरह के डीप जो होते हैं एक थॉट जो है वो उभरते हैं हमारे, इस तरीके से वो इस तरह उभरता है. तो यहाँ पर लास्ट में जो है वो हमने जो कंक्लूड किया इस पार्ट को वो फ्लावर को जो है एग्जाम्पल के तौर पर यूज़ किया गया है. तो ये थी हमारे ओवरऑल पोएम जो है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और लॉन्ग पोएम वर्ड्सवर्थ की ऑड इंटरवेंशन ऑफ इमोरलिटी रिकलेक्टेड फ्रॉम अर्ली चाइल्डहुड. आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा. इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस लेक्चर इन एनी स्टैंजा यू कैन कमेंट इन कमेंट सेक्शन बॉक्स. आई विल सॉल्व योर क्वेरी. तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.